गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं हिंदी विषय का भाग 4 लेके आया हूं, यानी ये अंतिम पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तीनों भाग मैं डाल दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। और मैं आपको भक्ति काल और रीति काल ये दोनों मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं। तो 3, 2, 5 भाग आप वो देख लीजिएगा। और अंतिम भाग ये है, यानी 6 भाग अगर आपने देख लिया तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, कहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी प्रश्न पूछ दिया तो ये गुरुकुल पॉइंट से कहीं बाहर से नहीं आएगा। इतना बढ़िया मैंने संग्रह करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था। एक था आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। एक था पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं। एक था उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल के नाम से जानते हैं। और चौथा और अंतिम जो था गद्य काल, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आदि काल का एक मैंने सूत्र दिया था कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। बस यही ट्रिक दिया था, पूरा आदि काल समाप्त, फिनिश। मैंने भक्ति काल को दिया था। भक्ति काल में मैंने एक ट्रिक दिया था, तुलसी और मीरा रहीम दास के कब्र के बिल में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। तुलसी और मीरा रहीम दास के कब्र के बिल में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। भक्ति काल पूरा समाप्त। ठीक। तीसरा पार्ट मैंने दिया था रीति काल, यानी भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। यही ट्रिक दिया था, पूरा रीति काल समाप्त। और आज मैं लेके आया हूं गद्य काल या आधुनिक काल के नाम से। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर क्या चिल्ला रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आदि काल देखिए, भक्ति काल देखिए, रीति काल देखिए। और उसके पहले मैं 3 पार्ट बनाया हूं हिंदी साहित्य से। हिंदी का विकास कैसे हुआ है, बोलियां क्या क्या हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बोली या फिर भाषा का कितना वर्णन है, कब कब कौन कौन सा संशोधन हुआ है, ये सारा मैं व्यवस्थित पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आप ये चीज जान लें। क्योंकि होता है ना, एक वीडियो देखे उसके पहले का बात का नहीं जानते हैं तो फिर मजा आपका खराब हो जाता है। मजा खराब नहीं होना है, मजा आपको भरपूर आता रहेगा। क्योंकि गुरुकुल पॉइंट आपको मजेदार वीडियो ही बना के भेजता है। तो देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए दोस्तों, तो आज हम लोग आधुनिक काल भाग 4 पढ़ रहे हैं और अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा? अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। अंतिम भाग में आते हैं तो जो आधुनिक काल है इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल से? गद्य काल के। आप सोचेंगे सर प्रश्न कैसे पूछेगा। सारे बच्चों का कंफ्यूजन नहीं होता है। ब्लैक बोर्ड पे सर लिख दिए हैं प्रश्न क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। प्रश्न मेरे दोस्तों इस हिंदी साहित्य से ऐसे पूछता है कि इस काल निम्न 4 विकल्पों में से कौन से लेखक गद्य काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। 3 दे देगा, रीति काल से, भक्ति काल से और वीरगाथा काल से। नहीं पहचान पाएंगे, एक को पहचानना रहेगा। तो यहां पे जानना है कि इस काल के कवि कौन कौन से हैं और इस काल की रचना कौन कौन सी है। 2 ही प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इस काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी में गद्य के बहुत अच्छे संग्रह किए गए हैं। भाषा इसकी क्या क्या रही है? मुख्य रूप से 3 तरीके से इसके गद्य लिखे गए हैं। एक ब्रजभाषा गद्य, एक राजस्थानी गद्य और एक खड़ी बोली गद्य। ठीक है, गद्य काल की भाषा जो है 3 रूप में है। ब्रजभाषा, यहां से मैं अलग कर दे रहा हूं, ब्रजभाषा गद्य, राजस्थानी गद्य और खड़ी बोली गद्य। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए, गद्य काल को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला, यहां देखिए, पहला मैं लिखा हूं भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग,
चौथा प्रगतिवादी युग, और पांचवा प्रयोगवादी युग, और छठवां नई कविता युग। ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु युग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, भारतेंदु युग से जब भी आपसे प्रश्न पूछ दे, ये इतना मैं भारतेंदु युग से संग्रह करके लाया हूं। भारतेंदु युग से पूछ दे निम्न 4 विकल्पों में से कौन से लेखक भारतेंदु युग से हैं, तो सिर्फ आपको इतना याद करना है, भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत दत्त जग का स्वामी है। देखिए, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से अंबिका दत्त व्यास, जग से जगमोहन सिंह, और स्वामी से राधा चरण गोस्वामी। है ना कमाल का ट्रिक। इससे आप 4 ये जो कवि हैं, 4 कवि हैं, इनका नाम याद रख लेंगे। ठीक है, भारत दत्त जग का स्वामी है अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर अंबिका दत्त व्यास दत्त से, और जगमोहन से जगमोहन सिंह, और स्वामी से राधा चरण गोस्वामी। ठीक, तो इनकी रचनाओं के बारे में जानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जब भी पूछे, यहाँ भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पे रखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। ठीक है, तो इनका एक ट्रिक है, प्रेम याद कर लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम याद कर लीजिए। इनकी 3 रचनाएं हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर सिर्फ प्रेम याद आपने कर लिया तो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। ठीक है, यहां देखिए, दत्त से अंबिका दत्त व्यास, तो भारत धर्म और पावन पचासा, इनकी 2 रचना बहुत फेमस है अंबिका दत्त व्यास की, भारत धर्म और पावन पचासा। चलिए तीसरे राइटर को देखते हैं, जगमोहन सिंह। ठीक, जग से क्या हो जाएगा, जगमोहन सिंह। इन्होंने 2 रचनाएं हैं जो मुख्य रूप से पूछी जाती है, देवयानी श्याम सरोजनी, देवयानी श्याम सरोजनी, देवयानी श्याम सरोजनी। और अंतिम जो है भारतेंदु युग के, राधा चरण गोस्वामी। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे VI लिख दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 9 भक्तमाल जो है राधा चरण गोस्वामी का है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया भारतेंदु युग। मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों कि इनको याद करने के लिए भारत दत्त जग का स्वामी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जाइए और अभी बताइए सर मुझको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, द्विवेदी युग। दूसरा क्या है, द्विवेदी युग। अब इस द्विवेदी युग के सारे कवियों का नाम याद रखने के लिए मैं ऊपर यहां बॉक्स में एक सूत्र दिया हूं, फार्मूला दिया हूं। क्या है फार्मूला? अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। देखिए यहां पे ये नंबर अयोध्या सीन उपाध्याय, अयोध्या से क्या हो जाएगा, अयोध्या सीन उपाध्याय, जिनका उपनाम क्या, हरिऔध। अगर मान लीजिए पूछ दे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जबकि यह नाम नहीं दिया है, अयोध्या सीन उपाध्याय का नाम नहीं दिया, हरिऔध दिया है, तो ये सही है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह न पूछे तब भी दिनकर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये उनका उपनाम है हरिऔध। तो अयोध्या से क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध। चलिए शरण से क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए और अगला क्या है, माखन से माखन लाल चतुर्वेदी, और महाप्रसाद से महावीर प्रसाद। इन्हीं के नाम पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इस युग का नाम रखा गया है द्विवेदी युग। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ना मारिएगा, गलत। क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आइए इनकी रचना के बारे में देखते हैं। यहां देखिए तो पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध को देखते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश इनकी बड़ी फेमस रचना है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, दूसरा मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे इनकी रचना लिखा है। तो एक सूत्र दिया है, साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को पंचवटी ले गए।
क्योंकि बार बार यहाँ से पूछता है, मैथिली शरण गुप्त से पूछता है बार बार। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद कर लीजिए कि साकेत गुप्ता भारती और यशोधरा को कहाँ ले गए, पंचवटी ले गए। तो इससे मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। कैसे, देखिए, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी। मेरे बच्चों यहाँ साकेत और भारत भारती और यशोधरा, ये मुख्य तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सब भी याद रख लीजिए, पंचवटी भी याद रख लीजिए, यशोधरा भी याद रख लीजिए, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। तीसरा, माखन लाल चतुर्वेदी। यहाँ पे देखिए, माखन से क्या हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिणी, हिम किरीटन यानी युग चरण और समर्पण। ठीक है, ये समर्पण इनकी बार बार पूछा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी से बार बार पूछा जाता है काव्य मंजूषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काव्य मंजूषा किनकी रचना है, सुमन किनकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम देखेंगे छायावादी युग। देखेंगे, क्या देखेंगे, छायावादी युग। इसमें थोड़े राइटर अधिक हैं। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैं इसका भी ट्रिक दिया हूं, बस ट्रिक याद कर लीजिए। महादेव, शंकर और राम, सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेव, शंकर और राम, सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। फिर एक बार याद कर लीजिए कि महादेव, शंकर और राम, सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। अब देखो मेरे बच्चों, महादेव से महादेवी वर्मा हो जाएगा, होगा ना। यहाँ शंकर से जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, और राम से राम कुमार वर्मा हो जाएगा, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, सुमित्रा से सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, और छाया में आशीर्वाद दिया मतलब छायावादी युग हो जाएगा। है ना, मजेदार है कि नहीं है? अगर आपको लग रहा है मजेदार है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर मजा आ गया। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महादेवी वर्मा, एक चीज प्रश्न यहां से पूछता है, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं। एक चीज याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, महादेवी वर्मा है। कब, 1982 ईस्वी में। किसके लिए, यामा के लिए। यामा इनकी एक रचना है, बहुत फेमस रचना है, यामा किनकी रचना है पूछा जाएगा तो महादेवी वर्मा का। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दे कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंद पंत को, जिन्हें सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवि कौन है, कवित्री महादेवी वर्मा है। इनकी रचना देख लीजिए, सप्तपर्णा, दीपशिखा, यामा तो इनकी बहुत फेमस रचना है, और रश्मि भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, निहार और नीरजा भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद से देखिए, आंसू इनका बार बार पूछता है, झरना हो गया, लहर हो गया, कंकाल भी बार बार पूछा जाता है, और तितली इनकी रचना, और कामायनी भी इनकी रचना बहुत फेमस है। ये चार जो है बार बार पूछे जाते हैं, आंसू, कामायनी, तितली, कंकाल किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और चित्रधार, करुड़ालय, ये भी इनकी रचना है। तीसरा देखिए, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को गियरसन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इनका उपनाम है गियरसन। इन्होंने आकाशगंगा और चित्ररेखा, दो रचनाएं इनकी है। ठीक, चलिए चौथा नंबर देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे बच्चों, अगर सूर्यकांत नहीं दिया ऑप्शन में, निराला दिया है, तो तुरंत समझ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो इनकी रचना अनामिका, तुलसीदास, अरिमा। इनकी ये अरिमा और तुलसीदास बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है सुमित्रानंद पंत।
इनको सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब? 1968 ईस्वी में। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। चिदंबरा इनकी बहुत फेमस रचना है। इसके अलावा वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास इनकी और भी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं चौथा जो है प्रकृतवादी युग। प्रकृतवादी युग, तो प्रकृतवादी युग में आते हैं तो इसमें है नागार्जुन, इनकी रचना प्यासी पथराई आंखें, शतरंग, पंखों वाली और युग धारा। ये देखिए युग धारा इनकी बड़ी फेमस है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। युग धारा की इनकी रचना है, नागार्जुन की है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कौन से ऐसे दो कवि हैं कि जो छायावादी युग में भी रहे हैं और प्रगतिवादी युग में भी रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दो ऐसे लोग हैं। कौन कौन से? एक सुमित्रानंदन पंत, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक यहाँ पे भी है और एक किनका बताया है? सुमित्रानंद पंत एक यहाँ पे हैं। ठीक है, ये दो जो हैं छायावादी युग में भी हैं और प्रगतिवादी युग में भी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन है कौन? सुमित्रानंद पंत। इस प्रगतिवादी युग में उन्होंने युगवाणी और ग्राम्या लिखा था और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी युग में कुकुरमुत्ता लिखा था। ये प्रश्न आ जाए, कुकुरमुत्ता किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किस काल की है? प्रगतिवादी युग की है। ठीक, और अगर पूछ दे कि सुमित्रानंद पंत वीणा, पल्लव, गुंजन किस काल की है? छायावादी युग की रचना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ दे कि अनामिका और तुलसीदास अरिमा किनकी रचना है? निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, लेकिन छायावादी युग की है। इसको भी याद रखेंगे। आगे है केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं और नदी के बादल। और एक शिव मंगल सिंह सुमन, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, हिल्लोल। हिल्लोल इनकी रचना पूछी जाती है शिवमंगल सिंह सुमन की। और अंतिम है रागय राघव, पांचाली, राह के दीपक, अज्ञेय खंडहर और मेधावी। और दो आपका छूट रहा है, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। मैं किनारे यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। देखो बच्चों, जो ये दो छूटा है, चार मैंने पढ़ा दिया, पांचवा प्रयोगवादी युग है। इसमें दो राइटर हैं, दो राइटर में एक जो ये राइटर हैं इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इनको भी पढ़ लीजिए। सजिदानंद हीरानंद अज्ञेय, अज्ञेय के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। इनकी दो रचनाएं हैं, हरी घास पर चलबर और इंद्रधनुष के रौंदे हुए और इत्यालम इनकी बार बार पूछी गई रचना है। और एक चीज और याद रखिएगा, धर्मवीर भारती से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? प्रयोगवादी युग के कवि हैं। ठीक है, इनकी रचना कनुप्रिया बार बार पूछी गई रचना, दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं दिमाग में सब बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा संग्रह आपको कहीं मिलेगा नहीं। बहुत मेहनत किया हूं इस पे ट्रिक बनाने में और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। आप आने वाले एग्जाम में देखेंगे कि कितने राइटरों का नाम याद करेंगे, किस काल के हैं, इस काल के हैं। बस इतना याद कर लिए, भारत दत्त जग का स्वामी है, भारतेंद्र युग के सारे कवि याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपने याद कर लिया अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद, तो इस काल के सब कवि याद हो जाएंगे। और यहाँ छायावादी युग में अगर याद कर लिया महादेव, शंकर और राम, सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया, तो इस युग के सारे कवि याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करिए। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की बार बार पूछी गई है रचनाओं के बारे में। अंधा युग भी बार बार पूछा गया, ठंडा लोहा भी पूछा जाता है। और नई कविता युग के बारे में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वर्तमान में जो चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे राइटर हैं हिंदी साहित्य के, जैसे आपके कुमार विश्वास हो गए, आपका मनोवर राणा हो गए, बहुत सारे ऐसे कविता युग जो चल रहा है, यानी कवि सम्मेलन जो होता है और उसमें अच्छे
जो बहुत अच्छे टाइप के कवि होते हैं उनके बारे में रचनाएं लिखी जाती हैं, इतिहास उनका भी बनेगा, लेकिन अभी उनका इतिहास नहीं बना है, इसलिए छठवां जो नई कविता युग चल रहा है इसके बारे में अभी प्रश्न न बनेगा, न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और न कहीं प्रश्न आपके किसी हिंदी साहित्य में मिलेगा। तो दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदी साहित्य का पूरा वीडियो आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये 3 जो इसके पहले दे चुका हूं भाग, और फिर भक्ति काल और रीति काल का भी लिंक दे रहा हूं, और गद्य काल का तो ये वीडियो है ही है, पूरा आप देख लीजिए। हिंदी साहित्य से मेरी गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और आगे मैं दोस्तों एक अलग से राइटरों का रचनाओं के बारे में मैं अलग से एक सीरीज लेके आऊंगा, वहां पे भी एक बार पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ मैं पूरा विस्तृत पढ़ाया हूं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखने से हमारा उत्साह बढ़ता है। कोई चीज छूट गया है या कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ सलाह देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी लिख के भेजिए कि गुरुकुल पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि अभी ये चैनल नया है और इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। और मूल्यांकन करके अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे और कुछ सीखने का और सुधार करने का एक मौका मिलेगा। तो इसी के साथ गुरुकुल पॉइंट में जय हिंद, जय भारत।